जी, क्वेश्चन नंबर 12. Forces are applied to a rigid object. The forces all act in the same plane. In which diagram is the object in equilibrium? अच्छा, इक्विलिब्रियम के हम बारे में हम क्या जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो। रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल हो और क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो। ये दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा, अब हम देखें इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम अगर देखें कि यहाँ पर हमारे पास जैसे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में अपवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं? फोर्स अपवर्ड एफ, अपवर्ड फोर्स एफ। इसका मतलब अपवर्ड फोर्सेस क्या हो गई? एफ प्लस एफ विच इज़ 2F। तो ये अपवर्ड फोर्स ऐड कर रही है 2F, डाउनवर्ड फोर्स कौन सी ऐड कर रही है? F। इसका मतलब है यहाँ पर अपवर्ड फोर्स का सम डाउनवर्ड फोर्स के सम के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात देखें, यहाँ पर हम अगर देखें कि बी ऑप्शन की तरफ देखें, जब हम इसको हमें ये बात समझ आ रही है कि अगर ये फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, देखें अब यहाँ दोनों फोर्सेस का सम लें, F प्लस एफ कितना हुआ? 2F। अपवर्ड फोर्सेस क्या हुई? 2F। डाउनवर्ड फोर्स क्या हुई? 2F। तो अपवर्ड फोर्सेस का सम डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है। ओके, फोर्सेस के लिहाज से ये हमें इक्विलिब्रियम में लग रही है, लेकिन हमने मूवमेंट के लिहाज से भी देखना होता है। अब आप ख़ुद देखें कि यहाँ पर सपोज़ करें जब अगर इसको हम फोर्सेस जब अप्लाई करते हैं तो इसमें ये एज अ पिवट एक्ट कर रहा हो, तो हमें पता है जो फोर्सेस पिवट से पास होती हैं उसकी वजह से मूवमेंट नहीं होता, यानी इसकी वजह से मूवमेंट नहीं होगा, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं होगा। बाकी रह गई ये दो फोर्स, एक ये वाली फोर्स रह गई, एक ये वाली फोर्स रह गई। और अगर आप देखें इसको रोटेट करवाएं, क्योंकि हमें पता है पिवट इसकी लेफ़्ट साइड पर, इस फोर्स की लेफ़्ट साइड पर पिवट है, तो इसका मतलब ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा? ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी सपोज़ कर लें अगर हम कहते हैं टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? D है, तो इस फोर्स के लिए कितना हो जाएगा? D/2। इसके लिए भी कितना हो जाएगा? D/2। और ये हमें पता चल रहा है अगर इस फोर्स की बात करें, इस फोर्स की अगर हम बात करें, ये फोर्स मोमेंट जो प्रोड्यूस करेगी वो कितना होगा? F मल्टीप्लाई बाई D/2। और इस फोर्स की बात करें, ये फोर्स क्या करेगी? क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो इसको लगे दोनों एंटी क्लॉकवाइज वालों को क्या करना होगा? आपस में ऐड करना पड़ेगा, F इंटू D/2। इसका मतलब ये है कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब यह है कि हमें ये दोनों का सम क्या बता रहा है? हमें बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक हो गया, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बी ऑप्शन भी गलत हो गई। चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ। अपवर्ड फोर्सेस कितने? ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? फुल एफ हो गया। और डाउनवर्ड फोर्स की ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। इसका मतलब अपवर्ड फोर्सेस का सम एफ के इक्वल है, डाउनवर्ड फोर्सेस का सम एफ के इक्वल है। फोर्सेस के लिहाज से ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मोमेंट के लिहाज से देखना चाहें तो मोमेंट के लिहाज से क्या देखेंगे? देखते हैं यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास, देखें यहाँ पर हमारे पास जब इन फोर्सेस की बात करते हैं, 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब जब इसको घुमाना चाहें, रोटेट करवाना चाहें, तो सपोज़ करें ये हमारे पास क्या है? पिवट है। इसका मतलब ये वाली फोर्स पिवट से पास हो रही होगी, तो इसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आप देखते हैं कि ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फोर्स को पिवट वाली साइड पर घुमाना होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा? ये क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा? ये फोर्स नीचे ऐड करिए, इसको पिवट वाली साइड पे घुमाना है, ये कौन सा प्रोड्यूस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये जो 1 और ये 2, ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा करेगा? क्लॉकवाइज। अब देखें, सपोज कर लें तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इस रॉड की बात करें या रिजिड ऑब्जेक्ट की बात करें, टोटल डिस्टेंस D हो। मैं चाहता हूँ 1 वाली जो फोर्स है इसकी वजह से मोमेंट निकालना चाहूँ,
ज़ाहिर है अगर ये पिवट है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, d/2 होगा। मैं इस फोर्स की वजह से मोमेंट निकालने जा रहा हूँ, वो कितना होगा 1/2। ये हुई फोर्स, इसका जो, और ये पता ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना हुआ d/2। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज 1 वाला, और जो 2 है ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। जो एंटी क्लॉकवाइज वाले होंगे उनको आपस में ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। और दूसरी फोर्स कौन सी है यहाँ पर 1/2 इंटू एफ, ये फोर्स हुई। इसका डिस्टेंस क्या होगा, पिवट से डिस्टेंस ये क्या होगा, ये भी d/2 होगा। तो क्या करेंगे d/2, ये कौन से हो गए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, एंटी क्लॉक मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट देखें, क्लॉकवाइज मूवमेंट देखें, वो एक ही हमारे पास फोर्स आ रही है, ये वाली। इस फोर्स का पिवट से डिस्टेंस देखते हैं, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हुआ, फोर्स रही हाफ, ये देखें हाफ है फोर्स, हाफ एफ है, और इसका डिस्टेंस कितना होगा d/2। तो आप ख़ुद देखें कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ये है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। देख सकते हैं ना आप, ये इक्वल नहीं है, यानी देखें ये जैसी शेप मिल रही है ये उसका डबल है, एंटी क्लॉकवाइज डबल आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास बची एक ऑप्शन, कौन सी, ए ऑप्शन। वैसे ऑब्वियस सी बात है यही करेक्ट होगी, लेकिन हम इसकी तसल्ली चाहेंगे। और आप ख़ुद देखें कि ये हमारे पास जो फोर्स है, अगर देखें ज़ाहिर है इस केसेस में क्या होता है, यानी एक एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही हो, यहाँ एक्ट कर रही हो, तो आप जो मिडल वाली पोजीशन होती है उसको एज अ पिवट कंसिडर करते हैं। अगर पिवट कंसिडर करते हैं तो इससे जो फोर्स पास हो रही है उसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो दो फोर्सेस हैं, उसी तरह से आप क्या करें, कंप्लीट डिस्टेंस ले लें, ये पूरा डिस्टेंस d होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा d/2 होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा d/2 होगा। तो देखें ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये कौन सा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए फोर्स देखें तो क्या हमें पता चल रही है, हाफ एफ आ गया, ये फोर्स हुई, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, पिवट से, पिवट से डिस्टेंस क्या है, ये वाला d/2, ये हमारे पास क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट देखना चाहें, क्लॉकवाइज मूवमेंट देखना चाहें तो क्या होगा, ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखते हैं हाफ एफ हमारे पास फोर्स है, ये वाली फोर्स है, और उसका डिस्टेंस कितना होगा, d/2 होगा। तो आप देखें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल आ गया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हम, इसमें ये हमारे पास ओ लेवल क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। हमारे पास एक रिजिड रॉड है, एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया गया है उसे, और उसमें उसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब इसका जो वेट एक्ट करेगा यूनिफॉर्म हो, उसका वेट जो नीचे एक्ट करेगा वो नहीं कंसीडर करें, क्योंकि उसका मास ही नेग्लिजिबल है, तो उसकी वजह से जो वेट होगा उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इस रॉड के साथ एक हमारे पास जो है उसको हमने फिक्स पॉइंट पी पर फिक्स कर दिया, यानी वो पिवट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और हमारे पास एक और मास था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 11 kg थी, उसको हमने हैंग कर दिया, ठीक हो गया। और उसका जो हमें बताया गया है कि जो 11 kg वाला मास है उसका पी वाले पॉइंट से हमारे पास 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। कहता है कि विच वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एट एंड या ऑन एंड वाई, इस पर, यानी इसका मतलब कि अपवर्ड फोर्स है, ये वाली से खुद का है अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स किस पॉइंट पर है, वाई वाले पॉइंट पर है। सपोज करें इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो निकालनी है, विच वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एंड वाई ऑफ एंड वुड होल्ड द रॉड हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टली इन इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, उस वक्त फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखें इस केस में हमारे पास ये पॉइंट एक्ट कर रहा है एज अ पिवट एक्ट कर रहा है, और हमें पता है फोर्स को हम क्या करेंगे, पिवट वाली साइड पर रोटेट कराएंगे, मूव करवाएंगे, तो ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये वेट हमारे पास होगा इसके करस्पॉन्डिंगली 11 kg करस्पॉन्डिंगली वेट होगा, वो वेट
क्या करना होता है, हमने उस वेट को पिवट वाली साइड पे घुमाना होता है। तो ये हमारे पास कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। इक्विलिब्रियम में रखना है तो हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होगा। चलें जी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्टेंसेस को हम सेंटीमीटर में दिए हो तो इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, यानी डिवाइडेड बाय 100 इसके साथ भी, डिवाइड बाय 100 इसके साथ भी किया जा सकता है। तो अगर मैं फोर्स F की बात करूँ जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो हमारे पास फोर्स कितनी है, F है, उसका पिवट से डिस्टेंस, ये रहा पिवट से डिस्टेंस कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो मीटर्स में आंसर आ जाएगा, जो क्या लिखेंगे 0.75 आ जाएगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए क्या कहेंगे, अब क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हमें वेट नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है, तो हमें पता है वेट निकालना चाहिए क्योंकि फोर्स के साथ फोर्स की बात होती है, वेट निकालना है। मास आपको दिया हुआ है, मास कितना है 11, जी से मल्टीप्लाई करें, जी कितना है 9.81, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। तो ये रहा वेट, वेट की वैल्यू पूरी लिख लेते हैं, ये रही वेट 11 इंटू 9.81, ये क्या है, वेट है, पूरा ही क्या है, ये वेट है। वेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वेट के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब मीटर्स में निकालना चाहे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.50 आ जाएगा, यानी वेट, यानी ये रहा वेट, वेट मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, तो पिवट से डिस्टेंस कितना होगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आप क्या करें कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पर लेके आएँ, यानी दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा F इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास बनेगा, आप लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली लिख भी लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। F इज़ इक्वल्स टू 11, राइट हैंड साइड को पहले लिख रहे हैं 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.25 डिवाइडेड बाई, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 0.75 कर देंगे। इसके जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 35.97, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 36, फोर्स कितनी आ गई, 36 न्यूटन आ गई। यहाँ से चेक करते हैं, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखें, ऐसे क्वेश्चंस भी बड़े कॉमन हैं, आए हुए हैं, यानी दो लिक्विड्स दे दिए जाते हैं, उनको आपस में मिक्स किया जाता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन, दोनों की डेंसिटीज़ दी हुई हैं। फिर क्या करते हैं, वाटर, याद रखना है वाटर और ग्लाइसरीन, तो हम क्या करेंगे, वाटर इज़ एडेड टू मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्लाइसरीन। इसका मतलब है कि वाटर को आपने मिक्स कर दिया किसके अंदर, ग्लाइसरीन के अंदर, सो दैट द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ज़ाहिर है दो लिक्विड्स को मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा, यानी हमें पहले इंडिविजुअली वाटर की और ग्लाइसरीन की डेंसिटी दी गई और अब मिक्सचर की डेंसिटी भी दे दी गई। ठीक हो गया। फिर हमें क्या कहा कि अज्यूम दैट द मिक्सिंग प्रोसेस डज नॉट चेंज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यानी दोनों जो हमारे पास लिक्विड्स हैं उनको अब जब हम कंबाइन करेंगे तो उनका टोटल वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि भाई जो हमने वाटर ऐड किया है ग्लाइसरीन के अंदर उसका वॉल्यूम बताएं कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया हो उसमें आपने क्या करना होता है। पहले तो आप देखें हमारे पास जो लिक्विड्स कौन कौन से या दो सब्सटेंसेस कौन कौन से दिए गए। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्लाइसरीन के बारे में लेते हैं, ग्लाइसरीन देखते हैं। दूसरा क्या हमारे पास, वाटर की बात कर लेते हैं। अगर हम ग्लाइसरीन की बात करें, ग्लाइसरीन का क्या दिया गया, हमें डेंसिटी दी गई है और हमें ग्लाइसरीन की ही वॉल्यूम दिया गया है। अच्छा, अब हम देखें कि हम अगर तीनों चीज़ें हम लिख लें, किसकी, ग्लाइसरीन की भी और वाटर की, तो हम क्या कहेंगे, जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन लिखें, वॉल्यूम ऑफ ग्लाइसरीन रखें और डेंसिटी हमें दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है और क्या बच गया, मास, मास ऑफ ग्लाइसरीन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखें हमारे पास इसी तरह से इसी के वाटर के भी होगा, वाटर है, वाटर की डेंसिटी, वाटर का वॉल्यूम होगा और वाटर का ही मास होगा।
अच्छा, ये तो हमारे पास, क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा इनको, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें दोनों को मिक्स किया जाए, उसमें एक आसान तरीका ये होता है कि आप जिस जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, उस लिक्विड के वॉल्यूम को रखें ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या रखें, डिनोमिनेटर में रखें दोनों लिक्विड्स के वॉल्यूम का सम। क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइसरीन का वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लाइसरीन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पर जनरली लिखना चाहूँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ग्लाइसरीन की बात लिखना चाहें तो मैं क्या लिखूँगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लाइसरीन। तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। ग्लाइसरीन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ग्लाइसरीन की डेंसिटी। ये आ गया इसके लिए फार्मूला, ये आ गया ग्लाइसरीन के लिए। इसी तरह से अगर वाटर की बात करूं, जिसकी बात की जा रही होती है उसके वॉल्यूम को ऊपर रखें। वाटर की बात कर रहा हूं मैं, वाटर के वॉल्यूम को रखें ऊपर, नीचे रखें टोटल वॉल्यूम और इसी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। ये बात भी समझ आ गई, यानी ऊपर जिस लिक्विड की बात हो रही है उसका वॉल्यूम ऊपर रखें, टोटल वॉल्यूम नीचे रखें और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसको देखें, दो चीज़ें पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, मैं इधर से लिखना चाहूँ, ये जो हमने लिखा है ग्लाइसरीन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन, पहले लिक्विड को, फिर प्लस करें दूसरे की, वाटर का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दोनों का जो सम होगा वो मिक्सर की डेंसिटी के इक्वल होगा, और मिक्सर की डेंसिटी कितनी दी हुई है हमारे पास, 1.1। ये सिंपल सी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो 2-3 दफ़ा रिपीट हुए हैं। अब देखें, डेटा आपको दिया हुआ है, ग्लाइसरीन का जो वॉल्यूम है, अगर आप ऊपर पढ़ें, ये देखें हमारे पास दिया हुआ है, तो वो कितना है हमारे पास, 40। इसका मतलब ग्लाइसरीन का वॉल्यूम दिया हुआ है 40, ठीक है। और हमें ये टोटल वॉल्यूम जो यहाँ है वो यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ये इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या, टोटल वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। तो टोटल वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 40 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन आपको दी हुई है, कितनी है, 1.3 प्लस, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें नहीं दिया गया, उसको वैसे रहने दें, टोटल वॉल्यूम उसी तरह से जो हमारे पास ये दिया हुआ है। तो आप लिखें 40 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1.1, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब आप देखें, ये हमारे पास आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 40 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये साइड सॉल्व हो गई, फिर प्लस कर दें तो हम देखेंगे यहाँ पर ये v वैसे का वैसे आएगा, ये क्या आएगा, 40 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1.1। नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, ये सेम है, कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, 40 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 50 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1.1। अगले स्टेप में देखें, ज़ाहिर है सिंपल, आप देखें ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में है, इसको उस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, ये बचेगा, लेफ़्ट हैंड साइड पर ये है, तो हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर 52 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर 1.1 आया, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जब ये ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो 40 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करते जाएं तो आपके पास सिंपली वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, 52 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। जब 1.1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 44 आ जाएगा, प्लस अब 1.1 को दोबारा से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाहिर है वो आएगा 1.1 वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें कि इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर को सेपरेट कर दें, तो 1.1 वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर,
इसको आप राइट साइड पे ले गए और इसको 44 को लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो 52 माइनस 44। तो देखें इसको ज़रा सॉल्व करें तो 52 माइनस 44 हमारे पास आंसर आ गया 8। राइट हैंड साइड पर 1.1 में से, यानी आप यूँ निकाल सकते हैं, इसमें अक्सर प्रॉब्लम हो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉमन ले लें तो 1.1 माइनस 1 बच जाएगा। तो 1.1 में से 1 माइनस करें तो आंसर कितना आ गया, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0.1 आ जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जी आ गया। अब आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब देखें वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें कि रिज़ल्ट क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 0.1 का मतलब कितना हुआ, 80 आ गया। तो 80 हमारे पास आंसर आएगा। सेंटीमीटर क्यूब की बात चल रही है, देखते हैं जी हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए। 80 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक फार्मूला है, बाकी आगे सिंपल मैथमेटिक्स है। ये मिक्सचर की डेंसिटी है, यहाँ पर ये जो वाटर की डेंसिटी है, इसको वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम वाटर के लिए, वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, मतलब ये फार्मूला माइंड में रखना है। फिर आप इस क्वेश्चन को 2-3 मरतबा बेशक आप दोबारा से सुने तो आपको होप सो समझ आ जाएगी। ठीक है।